छोटे छोटे बच्चे आप देखो, इतने मतलब जितना वजन उनका शरीर का रह रहा है उससे ज़्यादा बुक्स लेके चले जा रहे हैं, आगे से टेढ़ा हो जाते हैं दर्द में। पेन किलर खा लेना ही इसका मतलब इलाज नहीं है। पेन किलर आपको 10 घंटा 5 घंटे का आराम देगा। बीमारी एक ऐसी चीज़ है, उससे कोई भी अछूता नहीं है, सबको है। अगर उनके भरोसे के अकॉर्डिंगली आप चलते हैं या आपका जो भी ट्रीटमेंट और लाइन ऑफ प्लान है अगर उनको पसंद आता है तो आपको फेमस होने में बहुत समय नहीं लगेगा। जो भी हमारा इनकम है उसका 10% हम लोग मरीजों पे, जो कि गरीब मरीज हैं, उस पे खर्च करते हैं। हमारा शुरू से सिद्धांत है और उसको मेंटेन करते हुए हमारी पूरी टीम वैसे ही करती है। उनको पैसा देने में सक्षम नहीं है तो उनको रहने के लिए हम लोग यहाँ अपना सुविधा मुफ्त में दिया है। लाइफ में सुख और दुख सुबह और शाम आना है, तो इसलिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ कि चाहे कोई भी विपत्ति, कोई भी संकट आ जाए, मैं अपना जो तरीका है, मेरा पैटर्न है, मेरा जो जीने का जो सलीका है, उसको मैं किसी भी हद तक कोई भी चीज़ हो जाए मैं बदल नहीं सकता। हेलो, वेलकम टू इम्पैक्ट लाइव। मैं हूँ आपके साथ श्वेता सुरभि। हमेशा की तरह आज फिर एक बहुत ख़ास शख्सियत हमारे साथ हैं और जब स्पेशल पर्सनालिटीज़ को हम लेकर आते हैं तो उनसे बातें करना अपने आप में बड़ा स्पेशल होता है। और ये वो लोग हैं जिनका नाम सुन के हमें लगता है कि हाँ, इनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है। मतलब ऐसे लोग हमारी सोसाइटी के पिलर्स हैं जो इंस्पिरेशनल होते हैं। और ऐसे में अगर बात किसी डॉक्टर की करें तो भाई कहते हैं डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप है। वो नहीं पता पर ये ठीक तो ज़रूर कर देते हैं हम लोगों की बीमारियों को। तो ज़रा सा कुछ हुआ तो दौड़ो डॉक्टर के पास, पर कभी कभी बिना बीमारी के हम लोग बात करने भी डॉक्टर के पास आते हैं। मैं आज आपकी मुलाकात करवा रही हूँ डॉक्टर राजीव से, जो साई हेल्थ केयर वेलनेस सेंटर से हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम। नमस्कार, प्रणाम आप सभी को जो इस चैनल्स को देख रहे हैं जी। तो सबसे पहले लोग बहुत सारी बातें करते हैं, डॉक्टर है तो पहले बीमारी पर लक्षण, कारण, उपचार, बचाव, इसी पे बात होती है। मुझे जानना है कि आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई। बचपन से डॉक्टर बनना था, इस फील्ड में आना था, कैसे शुरुआत की आपने? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि मैं एक फौजी बैकग्राउंड से हूं। मेरे फादर ऑफिसर्स थे आर्मी में और शुरू से हम लोग मतलब पापा के साथ थे। बाद में फादर का एक्सीडेंट हो गया था तो स्पाइनल इंजरी हो गई थी। स्पाइनल इंजरी होने के बाद मैं कमांड हॉस्पिटल लखनऊ, कमांड हॉस्पिटल कोलकाता, जब छोटा था, आई थिंक मेरे को लग रहा है कि मैं उस समय में 5 या 6 क्लास में होऊंगा उस समय में। तो उस समय जब पापा का ट्रीटमेंट होता था तो उस वक्त मैंने देखा था कि इस तरह का मतलब मेडिकल साइंस में एक फिजियोथेरेपी भी कोई पार्ट होता है। तो बहुत अच्छा लगता था, मतलब कि क्योंकि फ़ौज में तो आपको पता है कि इंजरी वाले, गोली लगा हुआ इंसान होता है, एक्सीडेंटल इंसान होता है, इतने सारे ट्रेनिंग में मतलब मेजर इंजरीज आपको देखने को मिलेगी तो फ़ौज में ही। और कमांड हॉस्पिटल जो होते हैं वो मतलब देश के बड़े बड़े हॉस्पिटल, अब तो नया नया कॉरपोरेट हॉस्पिटल आ रहा है, पहले फ़ौज के ही बड़े बड़े हॉस्पिटल हुआ करते थे। इसमें कमांड हॉस्पिटल एक बहुत बड़ा नाम था। तो हम लोग वहाँ पे जब जाते थे, पापा का ट्रीटमेंट देखते थे तो लगता था कि नहीं, रिहैबिलिटेशन, फिजियोथेरेपी जो है ना, ये आने वाले टाइम में इसका बहुत ही अच्छा, अगर हम इसको कॉरपोरेट की तरह अगर प्रचार करें या फिर उस तरह से अवेयरनेस प्रोग्राम करें तो लोगों को बीच आएगा। क्योंकि वही चीज़ अगर गांव में किसी को होता है, पहले आप देखोगे कि किसी को लकवा पहले मारता था तो वैसे ही टेढ़ा जीवन भर रह गया। उसको ये भी नहीं पता है कि हम फिर से ठीक हो सकते हैं, हम फिर अपनी लाइफ में फिर से वही जीवन जी सकते हैं। लेकिन ये चीज़ कमी थी क्योंकि वैसा कॉन्सेप्ट नहीं था हमारे। मेट्रोपॉलिटन छोड़ दिया जाए, आप एक फ़िल्म देखी होगी चांदनी पिक्चर, उसमें ऋषि कपूर हेलीकॉप्टर से जब गिरता है तो उसको फिजियोथेरेपी कराने के लिए कहाँ जाना होता है? स्विट्ज़रलैंड। हाँ, तो आप सोचियो कि स्विट्ज़रलैंड जाना पड़ता है, इसका मतलब हमारे इंडिया में वैसी चीज़ें, कॉन्सेप्ट थे ही नहीं। तो अब है कि जब मेरे दिमाग में इस चीज़ बैठा, मैं उस समय में जब अपनी पढ़ाई शुरू की थी तो मैं कितनी बार एमबीबीएस निकाला, बहुत सारी चीज़ें निकाली। जीएसएस मेडिकल कॉलेज मैसूर में मेरा एडमिशन हुआ। मैं एक साल वहाँ पे जाके और फिर छोड़ के आ गया वापस, क्योंकि मेरे माइंड में ये क्लिक होता था कि जिस चीज़ का सपना और जो चीज़ मैं सोचा करने के लिए, वो चीज़ मैं नहीं कर पा रहा हूँ। ये कुछ अलग हो रहा है मेरे साथ। फिर मैं जाऊँगा, फिर वैसे ही या कोई सर्जन बन जाऊँगा या कहीं फिजिशियन बैठ के सिर्फ 4 गोलियाँ लिखूँगा। लेकिन मैं रिहैबिलिटेशन पे काम करना चाहता था कि लोगों को रिहैब करूँ। वैसे लोग जो कि एकदम थक गए हैं, कि जो ज़िंदगी से निराश हो गए हैं कि नहीं, मैं अब कभी चल नहीं पाऊँगा, मैं कभी अपनी पुरानी ज़िंदगी में नहीं जा सकता हूँ। किसी के पाँव कट गए हैं तो वो अब ज़िंदगी भर बिना पाँव का रहेगा, बिना हाथ का रहेगा। तो वो चीज़ों को मैं बदलना चाहता था कि नहीं, मैं वैसे लोगों को अपने
यहाँ ट्रीट करूँगा, वैसा हॉस्पिटल बनाऊँगा और फिर नई ज़िंदगी दूँगा, नई उम्मीदें दूँगा। तो ये मेरा अपना एक सपना था, जिसको मैं धीरे-धीरे अपना पूरा करने में लगा हूँ और आप लोग जैसे लोग हैं, जो हमारी बातों को समाज तक पहुँचाते हैं। बहुत बहुत अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा लगा सुन के जो जिस तरीके से आपने बताया। तो यहाँ पे आप किस-किस तरह के ट्रीटमेंट, क्या-क्या ट्रीटमेंट करते हैं? देखिए बेसिकली हमारे यहाँ तो रिहैबिलिटेशन पार्ट है ही, साथ में पेन मैनेजमेंट पे भी मैं बहुत वर्क कर रहा हूँ क्योंकि गाँव और दूर-दूर की जगहों में मैं अपना हेल्थ चेकअप कैंप करते रहता हूँ। यहाँ भी बहुत सारे हेल्थ चेकअप कैंप होते हैं जो जहाँ पे गरीब लोगों का हम लोग मुफ्त में इलाज भी करते हैं। तो उसमें हमें ये देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोग पेन किलर का दुष्प्रभाव से, किसी का किडनी खराब हो रहा है, किसी का लीवर खराब हो रहा है और हर घर में दर्द है। आप अपने भी घर में देखेंगे तो मम्मी-पापा को दर्द है, पड़ोसी के भी मम्मी-पापा को दर्द है, अभी जवान लोगों को दर्द है, छोटे-छोटे बच्चे आप देखो इतने मतलब जितना वज़न उनका शरीर का रह रहा है उससे ज़्यादा बुक्स लेके चले जा रहे हैं, आगे से टेढ़ा हो जाते हैं दर्द में। छोटे बच्चे भी वही चीज़ें मतलब परेशानियों से जूझ रहे हैं। तो मेरे को लगा कि नहीं, ये भी एक अच्छा मतलब मुद्दा है जिसको हम लोगों के बीच लाना चाहिए और उसको ट्रीट करके ठीक करना चाहिए क्योंकि पेन किलर खा लेना ही इसका मतलब इलाज नहीं है। पेन किलर आपको 10 घंटा 5 घंटे का आराम देगा, लेकिन अगर हम उस कॉज़ को ठीक कर देते हैं, जिस कॉज़ से दर्द हो रहा है, उस कारण को ठीक कर देते हैं जिस वजह से दर्द होता है, तो फिर ऑटोमेटिक हम ये जो दुष्प्रभाव हमारे शरीरों पे पेन किलर का है वो चीज़ ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए मैंने पेन मैनेजमेंट का भी एक शुरुआत करी और उसमें मैं देख रहा हूँ कि उसमें बहुत अच्छा सफलताएँ मिल रही हैं, लोगों का प्यार मिल रहा है और बहुत सारे लोग जो कि दर्द से, गठिया से, अर्थराइटिस जिसको बोलते हैं, उससे परेशान बैठे हुए थे, वो आज वो हँस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, उनकी भी ज़िंदगी में एक नई उम्मीद, नई ऊर्जा के साथ वो अपने आने वाले लाइफ़ को अच्छे से जी रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है, बहुत संतोष मिलता होगा ये देख करके कि अपनी लगाई फसल जब उगती है, लहलहाती है, तो लोग मतलब एक अलग सुकून मिलता है। तो आपको जब लगता है आपने ट्रीटमेंट किया और लोगों को इसका फ़ायदा हुआ, तो एक बहुत अलग लेवल का सुकून मिलता होगा आपको। डेफ़िनेटली ये तो होता ही है, जैसे जो जिस फ़ील्ड में है, उस फ़ील्ड में अगर आप सफलताएँ दर प्रतिदिन अगर आगे बढ़ते जाते हैं, लोग आपसे प्यार करते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि जीवन में हर चीज़ जो सोच रहे हैं वो पा ले रहे हैं। ये बहुत आप तो वो फॉर्च्यूनेट बहुत हैं, अच्छा बहुत लगता है। फॉर्च्यूनेट हैं। जी, जी। सफल तो बहुत लोग होते हैं और बहुत आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। आपकी जो सफलता है, जिस आशीर्वाद, स्नेह और प्यार की आपने बात की, उसमें जो गरीब लोग हैं जिनका आप इलाज करते हैं मुफ़्त में, सबसे बड़ा तो उनका आशीर्वाद है, वो है ही है। इसके साथ-साथ ये बहुत बड़े-बड़े लोगों के साथ जो प्यार बरसता हुआ दिखता है हर जगह में, जिसमें बहुत सारे सेलिब्रिटी से लेके लीडर से लेकर के सारे लोग हैं। तो ये इतनी ज़्यादा क्लोज़ रिलेशन हर बहुत लोग ऐसे फील्ड में हैं, ये आप कैसे बना पाते हैं? आपका व्यवहार तो है ही, लेकिन फिर भी क्या इंटरेस्ट है या किस तरीके से ऐसा बन जाता है? देखिए बीमारी एक ऐसी चीज़ है उससे कोई भी अछूता नहीं है, सबको है। अब है कि अगर आप अच्छा काम करते हो तो आपको लोग रिकॉग्नाइज़ करेगा ही, चाहे वो बड़े लोग हों, चाहे छोटे लोग हैं। तो कभी भी आज तक कोई भी बड़ा बना है तो छोटा से ही बड़ा बना है। तो छोटों का हाथ पकड़ के बड़ों के पास मैं पहुँच गया और जब आप अपनी कला को, अपने आर्ट को लोगों के बीच लाते हैं, तो उससे क्या होता है कि धीरे-धीरे आपके प्रचार होते हैं और जितने भी सेलिब्रिटी फ्रेंड्स हैं हमारे, वो ऐसे नहीं है कि हमारे पास बहुत पैसा है या ये हम बहुत बड़े आदमी हैं तो हमसे जुड़े हैं, नहीं। मेरे आर्ट का, मेरे डॉक्टरी का, मेरे ट्रीटमेंट का वो कायल लोग हैं, जिनसे भी मेरा जान-पहचान हुई। अगर उनको परेशानी है क्योंकि फ़िल्म इंडस्ट्री में आपको पता है बहुत बार शूटिंग होती है, इंजरी होती है या स्टंट होते हैं और लोग परेशान रहते हैं, तो आप बैठते हो उनके साथ, साथ में मिलते हैं, तो अगर किसी को आप ठीक कर देते हो, तो वहाँ तो जैसे बाबा का, डॉक्टर का, जो बाबायाँ होते हैं, एस्ट्रोलॉज़र होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, उन पे उनको बहुत भरोसा होता है। अगर उनके भरोसे के अकॉर्डिंगली आप चलते हैं या आपका जो भी ट्रीटमेंट और लाइन ऑफ प्लान है, अगर उनको पसंद आता है, तो आपको फ़ेमस होने में बहुत समय नहीं लगेगा। तो इंडस्ट्री से पुराना नाता है, बहुत टाइम हम लोग साथ रहे हैं। जब हम क्रिकेट की दुनिया में थे, तो उस समय से बहुत सारे लोगों से जान-पहचान हुई, 1 से 2, 2 से 4, 10, 50, 100 और ऐसा कारवां बन गया कि आज मैक्सिमम चाहे भोजपुरी इंडस्ट्री हो, चाहे बॉलीवुड की इंडस्ट्री हो, वो सारे लोग मुझे अपने मतलब नाम से उनके मोबाइल में नंबर ज़रूर मेरा सेव होगा। तो ये सब चीज़ अच्छा लगता है कि चलो यार, हम तो सोचे थे कि मतलब अब एक गाँव से हैं और ऐसे एक नॉर्मल फैमिली से हैं, मिडिल क्लास फैमिली से है, तो हम अपने एक कांस्टेंट एक ही जगह में ही रह जाएँगे। लेकिन ग्लोबली मुझे बनाया गया, बस आप लोगों की दुआएँ, आप लोगों का प्यार जो कि आज हर जगह नाम है। गुड।
जो इस बात आप कर रहे थे कि एक तो अवेयरनेस, और आप जो कैंप लगाते हैं लोगों के लिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है खासकर गरीबों के लिए, तो वो कैंप आप कहाँ कहाँ और किसके सपोर्ट से लगाते हैं? देखिए सपोर्ट हम लोग अपना खुद का भी एनजीओ है साईं हेल्थ केयर का, उसके सपोर्ट से प्लस अपना जो भी हमारा इनकम होता है उसमें से 10% हम लोग रखे रहते हैं। मतलब हर जो भी हमारा इनकम है उसका 10% हम लोग मरीजों पे, जो कि गरीब मरीज हैं, उस पे खर्च करते हैं। हमारा शुरू से सिद्धांत है और उसको मेंटेन करते हुए हमारी पूरी टीम वैसे ही करती है। और ये कैंप्स जो है वो रूरल एरियाज़ में भी होते हैं और हमारे मतलब सेंटर पे जो जिस साईं हेल्थ केयर में भी हम लोग बैठे हुए हैं, बोरिंग रोड में है, पटना का अच्छा जगह माना जाता है बोरिंग रोड। तो वहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पे कैंप मंथ में एक बार ज़रूर होता है, जिसमें हम लोग अलग-अलग माध्यम से, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम हो या पेपर का माध्यम हो या फिर रेडियो का माध्यम हो, वो सारा हम यूज़ करके यहाँ पे लोगों को बुलाते हैं और अपने तरीके से हमारी टीम उनको इलाज करके और जितना बन पाता है हम लोग मदद करते हैं वैसे लोगों को। जी। बढ़िया। तो ऑलरेडी आप बहुत ग्रो कर रहे हैं, लोगों की इतनी मदद कर रहे हैं, अभी इसको और आगे ग्रो करने का क्या प्लान है? ऐसे ही होगा। अभी तो चलो अभी एक नया चीज़ हम लोगों ने ऐड किया कि जो भी पेशेंट सीरियस होते हैं, उसमें अगर उनको पैसा देने में सक्षम नहीं है, तो उनको रहने के लिए हम लोग यहाँ अपना सुविधा मुफ्त में दिए हैं। पहला एक अस्पताल है जहाँ पे आप मानो कि रहने का कोई चार्ज नहीं लगता है। ऐसे मैक्सिमम कोशिश होती है किसी को रहने का चार्ज नहीं लगे। जो ट्रीटमेंट में जो भी खर्च वगैरह होता है तो चलो थोड़ा बहुत तो देना है, क्योंकि कहते हैं ना कि अब हॉस्पिटल चल रहा है तो जो देने लायक है तो वो देते ही हैं। मास्टर का और डॉक्टर का पैसा नहीं रखना चाहिए, तो वो लोग अपने तरीके से देते हैं। बट ये है कि कोई भी ऐसा, हाँ, अगर क्योंकि देखो आप, सबसे बड़ी बात है कि कहीं भी अस्पताल में आप इलाज कराने जाते हैं, रहने का चार्ज अगर 1 हफ्ता रह जाते हैं तो कम से 20 से 25,000 रुपया रहने का चार्ज आपका लग जाता है। अगर हम 20 से 25,000 रुपया अगर किसी का माफ़ कर देते हैं रहने का, तो उसमें तो उसका इलाज हो जाता है। तो सिर्फ दूसरे जगह रहने के पैसे में, अगर आप दूसरी जगह इलाज कराते हैं, रहने का जितना पैसा लगता है, वो यहाँ पे तो उसी पैसे में आपका इलाज हो जा रहा है। तो ये भी एक कारण है जिससे कि बहुत सारे दूर-दूर से लोग हमारे पास आते हैं कि चलिए वहाँ सिर्फ इलाज का ही पैसा लगेगा, रहने का तो नहीं लगेगा। तो ये सब कुछ कॉन्सेप्ट है जो मैं अपने तरीके से लोगों को मदद करता हूँ, और ये चाहे मैं इससे भी कितना भी बड़ा आदमी बन जाऊँ, जो मेरा अपना तरीका है, जो मेरा फंडा है, जो शुरू से मैंने सपने देखे, मैं उसी रफ्तार से अपने जीवन का एक लीला बना रखा हूँ, एक डायग्राम बना रखा हूँ और उसी पे चलते रहूँगा। मैं बदल नहीं सकता। चाहे कितने भी ये दुःख आए, संकट आए, चाहे पूरी दुनिया मेरे पीछे पड़ ना जाए कि राजीव सिंह को बर्बाद कर देना है, लेकिन मैं बर्बाद होने वाला नहीं हूँ। मेरे वजह से दूसरे बर्बाद हो जाएँगे, लेकिन मैं कभी बर्बाद नहीं हो सकता। आपके इस बात पर एक और सवाल मुझे सूझ रहा है कि किसी की भी लाइफ हो कैसी भी हो, चैलेंजेस और स्ट्रगल तो आते ही आते हैं, पर्सनली प्रोफेशनली। और आजकल डॉक्टर्स के लिए पीछे लोग पड़ जाते हैं। नॉर्मली मैंने देखा कि अच्छे हो गए तो बहुत बढ़िया, और गड़बड़ हुई तो सीधे डॉक्टर सर पे कि तुमने ठीक क्यों नहीं किया। और उसके अलावा भी कई चैलेंजेस, तो आप कैसे खुद को तैयार कर पाते हैं इन चीज़ों को ओवरकम करने की? देखो मैं कभी ना किसी चीज़ के लिए हेडेक नहीं लेता, क्योंकि मैं उसको पार्ट मान लेता हूँ कि चलो यार, आज है, सपोज़ देखो मौसम बदलते हैं ना, अभी बारिश चल रही है, फिर ठंड आएगी, फिर गर्मी आएगी, ऐसे ही सुख-दुःख आते रहते हैं, वो आएँगे। अब हम बैठ जाएँगे कि यार बारिश के दिन में हमको ठंडा क्यों नहीं पड़ रहा है, ये नहीं गर्मी क्यों में ठंडा क्यों नहीं लग रहा है, तो वो तो नहीं होगा ना। तो लाइफ़ लाइफ़ में सुख और दुःख सुबह और शाम आना है। तो इसलिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ कि चाहे कोई भी विपत्ति, कोई भी संकट आ जाए, मैं अपना जो तरीका है, मेरा पैटर्न है, मेरा जो जीने का जो सलीका है, उसको मैं किसी भी हद तक कोई भी चीज़ हो जाए, मैं बदल नहीं सकता। और फ़ौजी का बेटा हूँ और मैं खुद अभी फ़ौज में भी आ गया हूँ, तो चैलेंज तो हमें लेने की आदत हो गई है ना। फौज में आ गए, इसको ज़रा क्लियर करिए। एक्चुअली अभी मैं अग्निवीर, जो हमारे प्रधानमंत्री का एक बहुत ही बड़ा मुद्दा था, अग्निवीर आजकल पेपर, अखबार, मीडिया सब में आप देख रहे हैं अग्निवीर के लिए कितना बहस चल रही है। तो अभी जो अग्निवीर की ट्रेनिंग सेंटर हमारा दानापुर कैंटोनमेंट है, वहाँ पे मैं बीइंग ए डॉक्टर वहाँ पे वर्क कर रहा हूँ, और उन लोगों को अगर किसी तरह का अग्निवीर को कोई इंजरी होती है तो उसको मैं ठीक करता हूँ और फिर उनको देश के सैनिक बनाने में हेल्प कर रहा हूँ मैं लोगों का। बहुत बड़ी बात है और बहुत ही नेक काम भी है। कई सारी प्रोफाइल आपने बताया, इतना कुछ कर रहे हैं, कुछ और भी नई तैयारी है, कुछ सरप्राइजिंग, शॉकिंग जो लोगों के सामने आने वाली है, जो रिवील होना बाकी है? अब देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपने इतना काम कर लिया तो अब समाज सेवा के साथ तो आपको पॉलिटिक्स में आना चाहिए, लेकिन अभी ऐसा कुछ सोच नहीं रहे हैं। लेकिन अगर समय मिलेगा, अभी अभी तो लोगों का सेवा कर रहे हैं,
बाद में देखते हैं 5 साल 10 साल बाद की कुछ, लेकिन एक बार तो ज़रूर आएँगे। पॉलिटिक्स में आने का भी आपका इरादा है? पॉलिटिक्स को भी सुधारना है ना, उसको भी सुधारना है। क्योंकि आप देखो, मैं साई हेल्थ केयर वेलनेस सेंटर बनाया, ठीक है ना? मैंने वेलनेस का कॉन्सेप्ट लेके आया यहाँ। अब आज देखिए कि अपने बिहार सरकार में ही मान लीजिए और अलग-अलग वेलनेस यूनिट बनने लगे हैं। तो कॉन्सेप्ट मैं लेके आता हूँ और उसका जो कहो कि नाम कोई दूसरा करता है। तो मैं चाहता हूँ कि वो लोग कुछ कॉन्सेप्ट दें कि जो हम लोग हमारी टीम करे। ऐसा नहीं कि हमारी टीम सिर्फ़ पटना से तक सीमित है। देश के अलग-अलग कोनों में भी मेरे साथ जो लड़के हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हमारा मतलब नाम लेके अपने जगह सेंटर चला रहे हैं, बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, लोगों में मतलब अवेयरनेस फैला रहे हैं। क्योंकि आपको पता है, मैंने अभी एग्ज़ाम्पल दिया था कि ऋषि कपूर की इंजरी हो गई थी तो वो कहाँ जाके इलाज कराया। अगर वो चीज़ हमारा सरकार करे, हमारे लोग करें, तो ऐसा कोई भी नहीं। दिव्यांगता, विकलांगता, जिसको हम लोग विकलांग को दिव्यांग आजकल बोल रहे हैं, जब से प्रधानमंत्री जी ने सारे नए-नए अपना स्कीम लेके आया, तो उसमें दिव्यांगता आया, वो एक बहुत बड़ा पार्ट था। तो पार्ट आया तो उसमें क्या करना था कि दिव्यांग लोगों को अब नॉर्मल तरीके से आप नॉर्मल लाइफ में लाओ, क्योंकि वो किसी से कम नहीं है। उनको जो लोग नीच समझते थे, नीचा दिखाते थे कि नहीं यार, ये तुम्हारा तो तुम तो चल नहीं सकते हो, तुम तो ऐसे हो, वैसे हो। उन्होंने कहा कि नहीं, एक एक मत, एक अधिकार, एक कॉन्सेप्ट में सबको रखना है। उनको भी उतना ही छूट मिलेगा, उतना ही सारी चीज़ों में व्यवस्था करी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप कोई चैलेंज आपके शरीर पे शारीरिक चैलेंज हो गया, तो आपका ब्रेन नहीं है। तो आजकल आप देखो, एक आईएएस भी है जो दिव्यांग है, लेकिन वो आईएएस बने हैं। तो ऐसी चीज़ें हैं हमारे समाज में, हमारे लोगों के बीच में, कि अगर आप एक-दूसरे से भेदभाव ना करें, उनको मोटिवेट करें, तो वो भी आगे जा सकते हैं। तो इसी तरह की चीज़ें हैं जो कि हम लोग चाहते हैं कि कोई नई-नई बिंदु पे बात हो, लोगों के बीच जाए, और जिस पे हम वर्क कर रहे हैं वो बहुत ब्रॉड फील्ड है। उसको अगर अच्छे से उसमें अवेयरनेस लाया जाए, तो कोई भी इंसान दिव्यांग नहीं रहेगा। वो अपनी पुरानी ज़िंदगी जिसमें पहले पैदा हुआ था, वो आने वाले टाइम में वैसे ही बन के अब फिर इस दुनिया से जाएगा। आपने अवेयरनेस की बात की और हेल्थ सरकारी योजनाओं की बात की, जी। जो हेल्थ स्कीम होते हैं। तो इसके बारे में लोगों को कितनी अवेयरनेस है? लाइक कई सारी योजनाएँ आती हैं, ख़ास करके रूरल एरिया में लोगों को पता तक नहीं होता जी। कि वो उसको कैसे अवेल कर सकते हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या आप इसके लिए कुछ करते हैं अपनी तरफ से? हम देखिए, हम लोग तो अपना हमेशा करते रहते हैं। वो तो मैंने बताया है कि हम जब भी हम लोग हेल्थ कैंप करते हैं, तो हमारा हेल्थ कैंप का मुद्दा ही वही होता है, जो कि सरकार नहीं करती है। आइए, सरकारी योजनाओं के बारे में लोगों को कैसे अवेयर कर सकते हैं? उनको अवेयरनेस है या नहीं है? नहीं, नहीं, बहुत लोग धीरे-धीरे, जैसे जो अभी आयुष्मान कार्ड बन रहा है, तो आयुष्मान कार्ड बन रहा है ये सबको पता है। लेकिन आयुष्मान कार्ड में क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या-क्या चीज़ें नहीं है, ये किसी को पता ही नहीं है। अब वो आ जाते हैं पेशेंट कि भाई आयुष्मान कार्ड है सर, तो मेरा ये प्रॉब्लम है। तो भैया, ये प्रॉब्लम तो ठीक है, ये सरकार को ना सेंटरों को करना चाहिए। जैसे आप अलग-अलग सेंटर्स को इमरजेंसी के लिए आप आयुष्मान कार्ड कर दिए, लेकिन किसी को अगर सपोज़ हमारा फ्रैक्चर हुआ, प्लास्टर लग गया, तो उसके लिए आयुष्मान कार्ड है, लेकिन प्लास्टर के बाद उसको चलाने के लिए कौन-सा कार्ड होगा? हाँ, तो वो चीज़ें थोड़ा-सा चेंजेस करने की ज़रूरत है उस कॉन्सेप्ट को। और ये जहाँ पे आयुष्मान कार्ड बनता है, उनको भी समझाना है, जिसको आप लोग बनाते हैं, कार्ड देते हैं, उनको भी बताइए कि भई ऐसी-ऐसी बीमारियाँ हैं, ये सारी चीज़ें हैं। इसमें आपका ये कार्ड जो है, ये मतलब उस चीज़ के लिए ऑथराइज़ है। तो आप उस लोग, क्योंकि गाँव में पढ़े-लिखे कम लोग होते हैं ना, उनको पता ही नहीं कि हमें क्या करना है। वो समझते हैं कि नहीं, ये एक एटीएम कार्ड हो गया, इसमें पैसे भरे हुए हैं, जहाँ जाओ वहाँ मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है ना। आप उनको हॉस्पिटल का लिस्ट दो, कौन-कौन सी बीमारी है जिसमें वो वर्क हो सकता है, उस चीज़ के लिए बताइए, तो सब लोग अच्छे से रहेंगे। यही कारण होता है कि बहुत बार आप देखते हो कि आदमी का इलाज कुछ रहता है, अस्पताल वाले कुछ कर देते हैं, और उनके कार्ड से पैसे, मतलब जो भी कार्ड्स में जो पैसे आ रहे हैं, मतलब प्रधानमंत्री के द्वारा, तो जो 10,000 का इलाज है, उनके बिल बना दिए जाते हैं 2 लाख रुपए। उनको ये भी समझ में नहीं आता है कि भाई आपके 2 लाख रुपए कट गए, क्या हो गए? तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी सिवान में भी अभी एक मुद्दा आया था कि सिवान के एक अस्पताल में दूसरे के नाम पे और वो कार्ड का इस्तेमाल हो रहा था, और उसको पता ही नहीं था। तो धीरे-धीरे जाँच हुआ, तो उसमें पता चला कि हाँ भाई, ऐसा-ऐसा चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ों को रोकना है, कालाबाज़ारी को रोकना है, तो उसके लिए क्या होगा कि अलग-अलग जगह सेंटर्स बनाइए, लोगों को कैंपेन कीजिए, वहाँ समझाइए, तो आप देखिए कि सारे लोग खुश हैं।
अभी जो लाइफस्टाइल चल रही है हम लोगों की सबकी, बच्चे से लेके बूढ़े तक, भाग दौड़, सिटिंग पोजीशन, पोस्चर्स, इनको लेकर के भी ये प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी बोन की। जी जी हाँ। इसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए जो हमारा लाइफस्टाइल है और हमारा पोजीशन कैसा होना है उसको एर्गोनॉमिक्स बोलते हैं बेसिकली इंग्लिश में, और मतलब हमारा पोस्चर करेक्शन कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले 2-3 चीज़ें मैं इससे पहले मैं मुद्दा उठाना चाहूँगा, क्योंकि देखिए अभी जो लाइफस्टाइल हो रहा है, एक कमरे में बंद हो जा रहे हैं। जिसको देखो, अगर घर में 4 मेंबर है तो वो अपना 4 मोबाइल लेके खेल रहे हैं, एक दूसरे से कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। खाना के टाइम में भी आप चला रहे हो। मतलब पहले की लाइफस्टाइल क्या होती थी, पहले जैसे क्या होता था कि आउटडोर गेम्स पे ज़्यादा लोग फोकस करते थे, बाहर जाते थे फुटबॉल खेलने, ये खेलने, वो खेलने, दूर दूर तक जाते थे। अब वो चीज़ संकीर्ण होकर एक कमरे तक बंद हो जा रहा है। तो हमारे क्या फिजिकल एक्टिविटीज़ जो है ना वो एकदम बिल्कुल ख़त्म हो गई, चाहे बच्चों में हो, चाहे मिड पर्सन में हो, चाहे बूढ़े लोगों में। फिजिकल एक्टिविटीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो सबसे पहले तो ये चीज़ करना है कि मोबाइल से अपने आप को दूर करिए। एक तो सरकार को ये करना चाहिए कि एक आदमी को एक ही सिम अलॉट हो एक आधार कार्ड पे। जैसे जैसे मैंने अभी बीच में मुद्दा रखा था एक चैनल के साथ कि हर घर में 5-5 गाड़ियाँ क्यों? एक गाड़ी से भी काम हो सकता है, मैक्सिमम 2 गाड़ी हो। अब इससे क्या, आप रास्ते बना नहीं रहे हैं, गाड़ी निकाले जा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि पब्लिक को दिक्कत है ना, तो पब्लिक को परेशानी हो रही है और आप टैक्स लिए जा रहे हैं। अरे ये रोड टैक्स लग रहा है, रोड टूटा हुआ है, किस बात का भाई टैक्स ले रहे हैं? तो ये चीज़ें हैं। अब इसी तरह से हेल्थ में भी क्या होना चाहिए कि एक तो मोबाइल का सिम एक आधार कार्ड पे एक ही मिलना चाहिए। दूसरा चीज़ है कि फोकस करना चाहिए, जो भी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं ना उनको आउटडोर गेम्स में ज़्यादा आप डालो। एक स्कूल का एक समय भी निर्धारित करें कि 1 घंटा गेम जोन रहे, जिसमें कि उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ हो, क्योंकि अगर वो एक्टिविटीज़ नहीं होंगे तो आप बच्चे ड्वार्फ होंगे। ड्वार्फ मतलब छोटा होता है। पहले की देखिए लोगों की हाइट कितनी बढ़ती थी, अब धीरे-धीरे हाइट बहुत मैक्सिमम लोगों का 50% लोगों का कम हो गया है। तो ये सब बहुत सारा कारण है, और उसका कारण का मेन यही रीज़न जो रिसर्च से आता है कि एक्टिविटीज़ कम हो गई। खान-पान में केमिकल सब्सटेंसेस के अकॉर्डिंगली लोग खाना खाता है, हर चीज़ में मिलावट है। तो कोशिश करें कि ये सब चीज़ें थोड़ा-सा देखें, कोशिश करें कि अच्छा खान-पान रहे, जहाँ भी मिलावटी चीज़ें मिलती हैं उसको अवॉइड करें, गाँव की तरफ रुझान ज़्यादा करें, और बाकी लाइफ में बीमारी आते जाते रहेगी। अच्छे डॉक्टर के साथ रहें और अपने आप को फिट रखें, क्योंकि जो फिट है वही हिट है। तो पूरी इनसे बातचीत का निचोड़, जो फिट है वही हिट है। इसलिए खुद को फिट रखने के लिए मेंटली, फिजिकली आपको अपना खान पान, लाइफस्टाइल सब कुछ पर ध्यान देना है। और डॉक्टर राजीव से हम बातें कर रहे थे, और इतने अच्छे से आपने इतने एक्सप्लेन करके हर टॉपिक पे बात बताई, और इतना कीमती वक्त आपने दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, जी, नमस्ते, प्रणाम। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आपसे फिर होगी मुलाकात किसी ऐसी ही एक शख्सियत के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Wow.